स्वागत है साथियों, आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास में। आज साथियों लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, लोक प्रशासन का उद्भव और विकास। अगर आप लोक प्रशासन से और अधिक लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाकर उस वीडियो देख सकते हैं। आज हम यहाँ पे MCQ के माध्यम से लोक प्रशासन को समझने की कोशिश करेंगे और प्रीवियस ईयर या जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस BA, MA, PGT, नेट, सेट, JRF और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इनको हम आज करने वाले हैं। आप सब लोग इन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को नोट करके रखेंगे, अपनी नोटबुक बना लेंगे और वहाँ पे इसको नोट करते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द में पब्लिक शब्द का क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शन है, सरकार, जनता, नागरिकता या उपरोक्त सभी। देखिए, पब्लिक का तात्पर्य जनता से होता है, लेकिन जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम प्रशासन की बात कर रहे हैं। और प्रशासन के अंतर्गत जो है सरकार से पब्लिक का तात्पर्य लिया जाएगा। सरकार आखिर जिसे जनता चुनकर भेजती है, जनता ने ही उनका चुनाव किया है, तो कहीं ना कहीं जनता सरकार के अंतर्गत समाहित हो जाती है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। तो ऐसा जनता के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, ये जनता का एडमिनिस्ट्रेशन तो कौन चला रहा है? चला सरकार रही है, लेकिन चुना किसके द्वारा गया है? तो वो जनता के द्वारा चुना गया है। तो इसका उत्तर सरकार हो जाएगा। आधुनिक लोक प्रशासन का अध्ययन पहली बार किस देश के अंतर्गत हुआ था? तो ये था प्रसाद, जिसे अब जर्मनी कहते हैं। यहाँ पे लोक प्रशासन का जन्म हुआ था। कैमरलवाद का संबंध किन देशों से है? तो कैमरलवाद का संबंध जो है वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया से है। अगला क्वेश्चन है, एक अलग विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म किस देश में हुआ था? तो एक विषय के रूप में इससे पहले चाहे हम ऑस्ट्रिया देख लें, चाहे हम प्रशिया देख लें, जर्मनी देख लें, वहाँ पे क्या था कि लोक प्रशासन को राजनीति के अंतर्गत ही पढ़ाया जाता था। एक अलग विषय के रूप में उसको मान्यता नहीं थी। लेकिन एक अलग विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म जो अमेरिका में हुआ था, वहाँ पर 1887 में वुड्रो विल्सन ने इस बात को उठाया था कि भाई लोक प्रशासन का एक अलग विषय होना चाहिए। एक अलग विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म कब हुआ? तो ये 1887 में हुआ है। निम्नलिखित में से किसको लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है, या कौन लोक प्रशासन के पिता हैं? तो ये वुड्रो विल्सन है। वुड्रो विल्सन ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में उसकी वकालत की, उसको राजनीति प्रशासन से अलग करने की बात कही। और इसी कारण से इनको लोक प्रशासन का आपका जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले अभी तक किसी ने भी इस तरह की चर्चा नहीं की थी कि भाई लोक प्रशासन का अपना एक अलग विज्ञान होना चाहिए, एक अलग विषय होना चाहिए। ऐसी किसी ने चर्चा नहीं की थी। तो सबसे पहले इन वुड्रो विल्सन ने ही इस तरह की चर्चा की थी। और इनका 1887 में एक लेख छपा था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंतर्गत इन्होंने लोक प्रशासन और राजनीति को अलग अलग करने की मांग उठाई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा वुड्रो विल्सन। लोक प्रशासन के प्रथम चरण से तक है, तो कब है?
1887 से लेकर 1926 तक लोक प्रशासन का प्रथम चरण था, जिसको लोक प्रशासन द्विभाजन के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत लोक प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान से अलग करने की मांग उठाई गई। लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने की मांग उठाई गई। इसके प्रमुख विद्वान हैं वुड्रो विल्सन, फ्रैंक जे गुडनॉव। तो आप ये याद रखिएगा, 1927 से 1937 राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन का चरण था, जो द्वितीय चरण है। उसके बाद इनको चुनौतियां मिली, जो 1938 से लेकर 1997 तक मिली, जिसे चुनौतियों का काल या आलोचनाओं का काल कहा गया। फिर उसके बाद 1948 से 1970 परिपक्वता का काल आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राजनीति और प्रशासन के विभाजन की बात किस चरण में कही गई? तो ये बात प्रथम चरण में कही गई थी, जो 1887 से लेकर 1926 तक के बीच का समय था। इसी समय में राजनीति और प्रशासन को अलग करने की बात कही गई और प्रशासन के एक स्वतंत्र विषय के रूप में उसको बनाने की वकालत की गई। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान लोक प्रशासन के विकास के प्रथम चरण राजनीति प्रशासन विभाजन से संबंधित नहीं है? तो देखो, वुड्रो विल्सन जो है राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन के से संबंधित है। फ्रैंक जे गुडनॉव हैं, वो भी राजनीतिक प्रशासन के विभाजन से संबंधित है प्रथम चरण से। इनको अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है, ठीक है ना। प्रशासन और राजनीति इनकी पुस्तक है। उसके बाद एल.डी. वाइट हैं, ये भी प्रथम उससे संबंधित हैं, आपके प्रथम चरण से संबंधित है। टेलर जो है वो द्वितीय चरण से संबंधित है। द्वितीय चरण अर्थात सिद्धांतों का युग या सिद्धांतों का स्वर्णकाल, जिस काल में सिद्धांतों के निर्माण पर बल दिया गया था और टेलर ने भी आपका सिद्धांत दिए थे, ठीक है ना। एक संगठन को लेकर जिन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे और इनका मानना था चाहे प्रशासन कैसा भी हो, सिद्धांत एक ही जैसे रहते हैं। एक विधा के रूप में लोक प्रशासन का जनक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वुड्रो विल्सन। इन्होंने ही जो 1887 में स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो अपना लेख लिखा है ना, उसके बाद से इन्होंने ही एक विद्या के एक विषय के रूप में लोक प्रशासन को पढ़ाए जाने की मांग इन्होंने कर दी। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसका लेख है? तो ये वुड्रो विल्सन का है। यहीं से इन्होंने लोक प्रशासन द्विभाजन की शुरुआत की थी। किसने सर्वप्रथम राजनीति और प्रशासन के विभाजन की बात कही थी? तो ये भी आपके वुड्रो विल्सन से क्वेश्चंस जो है वो अलग अलग से तरीके से पूछा जा सकता है आपको घुमा फिरा के, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और चूंकि लोक प्रशासन की शुरुआती वुड्रो विल्सन ने ही की पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक विषय बनाने के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वुड्रो विल्सन से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। एक संविधान की संरचना करना सरल है किंतु उसे चलाना कठिन है, ये कथन किसका है? ये वुड्रो विल्सन का है। वुड्रो विल्सन का मानना था कि भाई संविधान बनाना तो सरल है, ठीक है ना, क्योंकि आप कागजों पे एक पुस्तक के ऊपर नियम लिख देते हैं, कानून बना देते हैं, लेकिन उससे व्यवहार में चलाना कठिन होता है। उसे चलाने के लिए प्रशासन होता है ना। तो यही ये कहते हैं कि एक संविधान की संरचना करना सरल है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको कलम से कुछ नियम लिख देने हैं, लेकिन उससे चलाना कठिन है क्योंकि व्यवहार में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। देखो कि कहना कितना सरल है कि भाई समानता होनी चाहिए समाज के अंतर्गत। हमारे संविधान में लिखा है कि भाई समानता स्थापित करना है, ठीक है, लेकिन व्यवहार में देखो कितनी दिक्कत आती है। आज़ादी के आज 75 वर्षों बाद भी समानता एक स्वप्न के समान है ना, कितनी कठिन है। तो संविधान की संरचना करना सरल है किंतु उसे चलाना अत्यंत कठिन कार्य है। ये किसका कथन है? वुड्रो विल्सन का। वुड्रो विल्सन लोक प्रशासन के किस उपागम के समर्थक हैं? तो ये कानूनी उपागम के समर्थक हैं। आपसे अगर इंटरनेशनल थ्योरी और रिलेशंस में भी अगर आपसे पूछे कि वुड्रो विल्सन किस उपागम के समर्थक हैं, तो ये कानूनी उपागम के समर्थक हैं। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1926 किसकी रचना है? तो ये फ्रैंक जे गुडनॉव है, इनकी रचना है। इन्होंने राजनीति प्रशासन की द्विभाजन की बात उठाई थी वुड्रो विल्सन के बाद और प्रथम चरण से संबंधित ये विद्वान हैं।
अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता किसे कहा जाता है? ये फ्रैंक जे गुडनाउ को कहा जाता है। लोक प्रशासन विषय की प्रथम पाठ्य पुस्तक कौन सी है? तो है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना, ये क्या है? लोक प्रशासन के विषय पर पहली पाठ्य पुस्तक है, आप याद रखेंगे। ठीक है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसकी है? फ्रैंक जे गुडनाउ की है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लोक प्रशासन में वुड्रो विल्सन का योगदान कौन सा नहीं है? तो प्रशासन का विज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने कहा था कि प्रशासन का अपना एक अलग विज्ञान होना चाहिए। ठीक है, प्रशासन और राजनीति और प्रशासन का विभाजन, बिल्कुल सही बात है। वुड्रो विल्सन ने राजनीति और प्रशासन को अलग करने की बात कही थी, और ये कहते भी हैं कि क्या बोलते हैं, आपका संविधान बनाना तो सरल कार्य है लेकिन उसे चलाना कठिन कार्य है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? राजनीति और प्रशासन को अलग करना पड़ेगा। राजनीतिज्ञ लोग जो होते हैं वो जल्दबाजी में होते हैं। ठीक है, कोई भी कानून नियम बना देते हैं, लेकिन प्रशासन जो होता है उसको व्यवहार में लागू करना होता है, तो सारी दिक्कतें प्रशासन को झेलनी होती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कि भाई जैसे नोटबंदी का टाइम था, तो वो क्या था, एक आप कह सकते हो एक राजनेता ने वो डिसीजन लिया था। लेकिन जब प्रशासन को नोटबंदी को लागू करना पड़ा, तो प्रशासन के सामने कितनी दिक्कतें आई, कितनी परेशानियां आई, ये आप सब लोग जानते हैं। तो ये दोनों, इसी वजह से इन्होंने राजनीति और प्रशासन का विभाजन की बात कही कि दोनों चीज़ ही अलग हैं। निजी अथवा व्यवसाय प्रशासन के प्रति रुचि, तो इनकी व्यवसाय प्रशासन के प्रति रुचि थी। इनका मानना ये था कि अगर हम प्रशासन को एक व्यवसाय की भांति बना दें तो इससे क्या होगी कि मितव्ययता जो होगी, जो खर्चीला होगा, जो आपकी नुकसान होगा, वो कम हो जाएगा। प्रशासन, आप देखते हैं कि भाई व्यवसाय जो होता है, व्यवसाय में लाभ की इच्छा रखी जाती है और कार्य को बहुत बेहतर ढंग से किया जाता है। ठीक है ना, तो ये भी कथन ठीक है। प्रशासन के अनौपचारिक कारकों को पर बल नहीं, ये कथन गलत है। प्रशासन के अनौपचारिक कारकों पर बल तो एल्टन मेयो ने दिया था मानव संबंध विचारधारा के ऊपर। लोक प्रशासन के विकास का दूसरा चरण किस नाम से जाना जाता है? तो दूसरा जो चरण है वो सिद्धांतों का युग है। ठीक है ना, जिसमें सिद्धांतों का निर्माण हुआ था। तो या तो आपके सामने ऑप्शन होगा सिद्धांतों का स्वर्णकाल या होगा सिद्धांतों का युग, जो भी हो आप इसमें राइट टिक लगा दीजिएगा। राजनीति प्रशासन द्विभाजन जो है, ये वाला ये प्रथम चरण का है, ये द्वितीय चरण का है। सिद्धांतों की आलोचना तृतीय चरण है। परिपक्वता का काल चौथा चरण है, आप ध्यान रखिएगा। लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण में निम्नलिखित में से किस पर बल नहीं दिया गया? सार्वभौमिक सिद्धांतों का निर्माण। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। द्वितीय चरण के अंतर्गत जब लोक प्रशासन को राजनीति से अलग कर दिया गया, प्रथम चरण के अंतर्गत, और राजनीतिक प्रशासन को विज्ञान बनाने की, एक अलग विषय बनाने की चर्चा हुई, तो समस्या ये हुई कि भाई अगर आप प्रशासन को विज्ञान मान रहे हैं तो विज्ञान के कुछ सिद्धांत होते हैं और वो सार्वभौमिक सिद्धांत होते हैं, सब जगह समान रूप से लागू होते हैं। और इसी द्वितीय चरण के अंतर्गत सिद्धांत निर्माण पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया। ठीक है, आपका टेलर और गुलिक, मूने, रीले, फेयोल, इन सब ने सिद्धांतों पे सिद्धांत बनाने प्रारंभ कर दिए। इसी कारण से इस द्वितीय चरण को आपका सिद्धांतों का युग या सिद्धांतों का स्वर्णकाल कहा गया। विषय को विज्ञान बनाने पर बल, बिल्कुल सही बात है। इस काल के अंतर्गत विषय को विज्ञान बनाने पर बल दिया गया, क्योंकि कोई विषय तभी सरवाइव कर सकता है जब वो विज्ञान हो। विज्ञान के अंतर क्या होता है? विज्ञान का अध्ययन क्रमबद्ध होता है। इसके अंतर्गत कुछ सिद्धांत होते हैं जो समान रूप से हर जगह लागू होते हैं और इसके अंदर तथ्य होते हैं। तो इन सब चीज़ों पर अत्यधिक बल दिया गया। औपचारिक संगठन पर, बिल्कुल सही बात है, औपचारिक संगठन पर बल दिया गया। मूल्य युक्त दृष्टिकोण नहीं, इसमें तो मूल्य मुक्त दृष्टिकोण, क्योंकि विज्ञान जो होता है वो मूल्य युक्त नहीं होता है, मूल्य मुक्त होता है, फैक्ट्स पे आधारित होता है। तो मूल्य युक्त दृष्टिकोण के पर इसमें बिल्कुल भी बल नहीं दिया गया। तो ये हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और बहुत अच्छा आपको वो किया होगा,
है ना। एक बार हम देख लेते हैं कि कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं है। जी हाँ, सारे क्वेश्चन सही हैं। तो आप लोग इनको अपनी पुस्तक में नोट कर लेंगे। इसी तरह से और भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। अगर आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने बाकी दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।